नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम में पेपर प्रथम के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वह उपयोगिता विश्लेषण है। यह हमारा प्रश्न पत्र आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियां है और इसमें हम उपयोगिता विश्लेषण यानी यूटिलिटी एनालिसिस का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि उपयोगिता शब्द से हमारा क्या तात्पर्य होगा। उपयोगिता शब्द से जो हमारा तात्पर्य है वह तात्पर्य होगा कि हम किसी वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि हमें प्यास लगी है तो हम पानी का उपयोग करते हैं, यदि हमें भूख लगी है तो हम खाने का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर जब हम उस वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वह उस वस्तु का उपयोग करना कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि उपयोगिता क्या चीज़ हुई। उपयोग करने के बाद यदि हम यह पाएँ या यह गणना करें या यह तुलना करें तो किसी वस्तु में आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जैसे कि यदि आपको प्यास लगी है तो आपके लिए उपयोग की वस्तु पानी होगी, ना कि पेट्रोल होगा, ना कि सरसों का तेल होगा। यानी कि आपको जब प्यास लगी हो तो उपयोगिता आपको केवल पानी से प्राप्त होगी। किसी अन्य पेय पदार्थ जैसे किसी अन्य ऐसी वस्तु जो कि लिक्विड हो परंतु पेय पदार्थ नहीं हो उससे आपको उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इस प्राप्त होने वाली उपयोगिता का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। हमारे पास दो तरह की गणना विधियां हैं। पहली विधि है गणनावाचक विधि और दूसरी है क्रमवाचक विधि। इस वीडियो में हम केवल गणनावाचक विधि का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम गणना कर सकते हैं या गिन सकते हैं या माप सकते हैं। इस मान्यता के अनुसार किसी भी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या उपयोगिता को हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है और इस सारणी में हम देखते हैं कि इस सारणी में हम देख रहे हैं कि हमारी जो उपयोग की कोई भी इकाई है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए वह एक सेब हो सकता है, वह एक आम हो सकता है या अन्य कोई खाद्य पदार्थ हो सकता है या कोई पेय की इकाई हो सकती है। उसमें जब हम पहली इकाई का प्रयोग करते हैं यानी हम पहले सेब का उपयोग करते हैं या पहले आम का उपयोग करते हैं तो हमको 12 यूनिट के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि हमने उस उपयोगिता को गिन लिया है, उसको माप लिया है और उसको हमने 12 नंबर की मात्रा मानी है कि उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है या जो संतुष्टि है वो 12 अंक की है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नियम की जानकारी मिलती है और वह नियम है हासमान सीमांत उपयोगिता। और यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम कहलाता है कि जैसे जैसे हम वस्तु की आगे बढ़ने वाली इकाइयों का प्रयोग करते हैं उससे जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वह घटती जाती है। यानी कि जैसे ही हमने पहली से दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो पहली इकाई से हमें 12 यूनिट के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, तो दूसरी यूनिट से हमें केवल 8 उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी यूनिट से हमें 6 उपयोगिता प्राप्त हुई, चौथी यूनिट से 4 उपयोगिता प्राप्त हुई, पाँचवीं यूनिट से 2 उपयोगिता प्राप्त हुई और अंत में जाने के बाद जैसे ही हम जब छठी इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें कोई अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त नहीं होती और वह शून्य उपयोगिता होती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके बाद भी यदि हम वस्तु का प्रयोग करते रहते हैं जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो हमें ऋणात्मक उपयोगिता भी प्राप्त होती है। ऋणात्मक उपयोगिता का वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं है, यह केवल सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है और गणना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब हम देखते हैं कुल उपयोगिता। यह जब हम पहली वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उससे हमको 12 इकाई प्राप्त होती है। जब हम पहली और दूसरी दो वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं तो पहली से 12, दूसरी से 8, ये कुल हो गई 20। और इस 20 उपयोगिता में जब हम तीसरी उपयोगिता का जोड़ लगा लेते हैं, तीसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ लगा लेते हैं, तो यह हो जाती है 26। फिर इस 26 में हम 4 जोड़ते हैं तो यह हो जाती है 30। फिर 30 में 2 जोड़ते हैं 5वीं इकाई की, तो ये हो जाती है 32। और फिर इस 32 में 6 से ही छठी इकाई का प्रयोग करते हैं। चूँकि उससे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है तो हमारी कुल उपयोगिता 32 ही रहती है। अब इस 32 उपयोगिता में जब हम 7वीं वस्तु का प्रयोग करते हैं, उसमें चूँकि हमें ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो हमारी कुल उपयोगिता घटकर 30 रह जाएगी। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं तो यहाँ देखिए कि हमने x अक्ष पर हमने वस्तुओं की मात्रा को या वस्तु की इकाई को लिया है, जो कि ये वाली है। x अक्ष पर हमने वस्तु की इकाई को लिया है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं। ये 7 वस्तुओं को हमने यहाँ लिया है और कुल उपयोगिता को हमने इस तरफ y अक्ष पर दिखाया है। जो सीमांत और कुल उपयोगिता है ये y अक्ष पे हमने दिखाया है और इसको हमने बांटा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। जब हम इसमें ग्राफ का बनाने की कोशिश करते हैं तो पहली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता का बिंदु आती है 1 x पर और y पर 12, यानी कि 1 और 12, ये 10 से 2 ऊपर गए, यहाँ मिल गया हमको 12, 1 और 12, ये बन गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 2 और 8 के लिए 2, ये सीमांत उपयोगिता है। अभी हम पहले कुल की चर्चा कर रहे हैं। 2 और 20, तो 2 और 20, ये 2 और 20, इस तरह से करके हमने ये कुल उपयोगिता का वक्र बनाया है। अब हम सीमांत उपयोगिता का वक्र देखते हैं। 1 और 12, 2 और 8, 1 और 12 ये बिंदु हुआ, 2 और 8 का ये बिंदु हुआ। अब जब हम देखते हैं छठी इकाई पर 0 सीमांत उपयोगिता है, तो ये इसने अक्ष को क्रॉस कर लिया है, और उसके बाद ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है तो ये नीचे चला गया है। इस प्रकार हमने पाया कि कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो इस प्रकार है, उल्टे यू आकृति का, और सीमांत उपयोगिता का वक्र है वो नीचे की ओर गिरता हुआ है। यहाँ पर कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। यह प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछ लिया जाता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता कितनी होगी, तो इसका उत्तर होता है कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। अगले वीडियो में हम क्रमवाचक उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गणनावाचक उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के माध्यम से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्या है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।